नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की सुबह सोनभद्र में पार्टी की ओर से महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने के साथ ही 414 करोड़ की 217 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। डाइट परिसर उरमौरा में मुख्यमंत्री ने परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि 9 साल केंद्र सरकार के पूरा होने के अवसर में आपके सामने उपस्थित है। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि आज सोनभद्र नाम के अनुसार सोने के बनने जा रहा है। आज वनाधिकार के तहत लाभार्थियों को पट्टा देने के लिए आया हूँ। देश में आज मेडिकल कॉलेज, महाविश्वविद्यालय और इंटर कॉलेज, सड़क का विकास, रोजगार के साथ ही साथ हर गरीब को शासन की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, नए नए उद्योग लगाने के कार्यक्रम हो, सभी तेजी के साथ आज यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी योजनाओं में आपका पूरा सकारात्मक योगदान मिलकर के सोनभद्र के विकास को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं का जिनका यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसके लिए बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आप इस जनपद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं कन्नौज में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सिमरन ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी के विकास कार्यों का बखान किया। मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पूर्व की मनमोहन सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 9 साल में देश ने विकास के नए आयाम को छुआ है और देश निरंतर विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। को महत्व देते हुए इस साल की जो विधायक निधि है पूरी की पूरी संकल्पित की जा रही है स्वास्थ्य के लिए। सीएमओ साहब के द्वारा और अपने मेडिकल कॉलेज द्वारा मुझे प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और हम इस नीति पे काम कर रहे हैं कि हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो उसकी निश्चित सुविधाएं वो सारी की सारी वहाँ पे मिलनी है। अगर वहाँ पे कोई गैप है तो उस गैप को विधायक निधि से पूरा किया जाएगा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ एयरपोर्ट से नदवा कॉलेज पहुंचे रक्षा मंत्री, जहां पर नदवा के उलमा से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उलमा में बिलाल नदवी में शामिल हुए। नदवा के प्रिंसिपल सईद उर रहमान नदवी भी शामिल हुए। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहाँ पर 3 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान नदवा कॉलेज पहुंचे, जहां पर कड़ी सुरक्षा का पहरा रखा गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो कि 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं और इस दौरान लखनऊ एयरपोर्ट से नदवा कॉलेज पहुंचे सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर उन्होंने नदवा के उलमा से मुलाकात की। वहीं औरैया के बिदुना तहसील के खानजहांपुर चिरकुआं का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जांच टीम के सामने, सचिव के सामने देश के ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए रुपए खाने का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि सचिव और ग्राम प्रधान के घोटाले की जांच करने पहुंची टीम के सामने ही सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। बता दें कि एक पीड़ित ने IGRS पर ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों में घोटाला करने की शिकायत दर्ज की थी।
तो पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी IGRS के माध्यम से। सचिव को पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये कि बेदूना का ये पूरा मामला है। तो नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। नोएडा प्राधिकरण पर विरोध प्रदर्शन भी जताया गया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका। किसान और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की, स्वास्थ्य शिक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 6 का है, जहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और नोएडा प्राधिकरण पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोका। शिक्षा, स्वास्थ्य और कई मुद्दों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन रहा। तो ये तस्वीरें हैं नोएडा के सेक्टर 6 की, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान पहुंचे, जहां पर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ इन लोगों का प्रदर्शन रहा, जिसमें कई मुद्दे विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका। तो ललितपुर के व्यापार मंडल के सदस्यों ने जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि गल्ले व्यापार मंडल के सदस्यों ने रेलवे रेक लोडिंग की समस्या को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही रेलवे रेक द्वारा गेहूं की लोडिंग पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की मांग की। अध्यक्ष गल्ला व्यापार मंडल, आज किस संबंध में ज्ञापन? आज हम लोग करीब 1 महीने से प्रशासन के पास घूम रहे हैं रैक को लोडिंग के संबंध में, और रैक की लोडिंग के लिए हरदम हम लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही है और हम लोगों को टाल मटोल की जा रही है। हम लोगों ने अब ये निर्णय किया है कि अगर अब ये परिणाम हम लोगों के पक्ष में नहीं आता है या हम लोगों को परमिशन नहीं मिलती है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी से और सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी से मिलकर। वहीं फतेहपुर में जमीनी विवाद के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला की नाजुक हालत को देखकर उसे इलाज के लिए खागा से फतेहपुर जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां महिला की मौत हो गई। घटना खागा कोतवाली के टिसाही खुर्द गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि खुर्द गांव में करीब 10 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों में के बीच पंचायत हो रही थी, जिसमें परिवार के ही बड़े बुजुर्ग शामिल थे। इसी बात को लेकर आपस में कहासुनी होने लगी, तभी एक पक्ष के लोगों ने मारपीट की और गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। परिजन सभी को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां महिला की नाजुक हालत को देखकर डॉक्टरों ने उसे फतेहपुर जिला अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचते ही महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक महिला हमारे वहाँ मारपीट की हिस्ट्री दे रहे हैं, जिसके सर में गंभीर चोट है और गंभीर चोट होने की वजह से ये पेशेंट अब इलाज नहीं है। इसका पीपल डायलेटेड, हार्ट रेट नहीं मिल रहा है, पल्स नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें पे आई हुई है। ये एक महिला हमारे वहाँ मारपीट की हिस्ट्री दे रहे हैं, जिसके सर में गंभीर चोट है और गंभीर चोट होने की वजह से ये पेशेंट अब इलाज नहीं है। इसका पीपल डायलेटेड, हार्ट रेट नहीं मिल रहा है, पल्स नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें पे आई हुई है। ये एक महिला हमारे वहाँ मारपीट की हिस्ट्री दे रहे हैं, जिसके सर में गंभीर चोट है और गंभीर चोट होने की वजह से ये पेशेंट अब इलाज नहीं है। इसका पीपल डायलेटेड, हार्ट रेट नहीं मिल रहा है, पल्स नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें पे आई हुई है। ये एक महिला हमारे वहाँ मारपीट की हिस्ट्री दे रहे हैं, जिसके सर में गंभीर चोट है
और गंभीर चोट होने की वजह से ये पेशेंट अब एलाइव नहीं है। इसका पीपल डायलेटेड है, हार्ट रेट नहीं मिल रहा है, पल्स नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें। वहीं पे खड़ी हुई है, इनके पास दोनों बाप बेटा माँ ने कुल्हाड़ी चला दिया है। किस बात को लेकर के? खेत की बंटवारा के चक्कर में कहा 20 दर के खेत की बंटवारा होता है। अच्छा। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर भगाने की कोशिश की गई है। विशेष समुदाय के युवकों पर आरोप लगे हैं। परिजनों ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया गया है। नाबालिग को भगाने वाले युवक की भी पिटाई की गई है। पिटाई में एक युवक खून से लथपथ भी नजर आया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है युवक। आरोपी युवक को परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। युवक के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दी गई है। पुलिस ने दोनों युवक को हिरासत में ले लिया है और कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। जालौन की ये पूरी घटना है, जहां पर लव जिहाद का पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरें हम आपको जालौन के कोंच थाना इलाके की पूरी घटना के दिखा रहे हैं, जहां पर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उससे भगाने की कोशिश की गई। विशेष समुदाय के युवकों पर आरोप भी लगे हैं। जी, एक तहरीर कल मिली है, उसके आधार पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है 133/2023। ये मुकदमा पंजीकृत 363 IPC और 366 IPC में हुआ है। तो तहरीर है, उसके आधार पर एक नाबालिग लड़की है। ये लड़की ग्वालियर में रहती थी और ग्वालियर में रहने के दौरान ही कुछ प्रसंग हुआ। ये लड़के दोनों उस लड़की को से मिलने आए थे और इसी क्रम में परिजनों ने पकड़ लिया, सुपुर्द किया गया है। उस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। आगे हम और कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी होगा विधिक कार्रवाई। ललितपुर में हमारी खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि शहर के वार्ड नंबर 3 स्थित नेहरू नगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। कई जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो नगर पालिका ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया। सफाई इंस्पेक्टर संदीप कुमार और जोन पर्यवेक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में सफाई कर्मियों की एक टीम नेहरू नगर स्थित वार्ड नंबर 3 पहुंची और एक विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। साथ ही लोगों से भी साफ सफाई करने की अपील की गई। वहीं फतेहपुर जनपद के बिंदकी तहसील के अंतर्गत खुजहा कस्बे से 1 किलोमीटर दूर में बने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंध केंद्र का विधायक राजवेंद्र सिंह पटेल द्वारा लोकार्पण किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जहानाबाद क्षेत्र के विधायक राजवेंद्र सिंह पटेल ने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान राजवेंद्र सिंह पटेल ने लोगों को स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को घर के आसपास गंदगी न फैलाने की जानकारी दी। बर्निंग कंपोस्ट बनाया जाएगा और किसानों को दिया जाएगा और मोहल्लों में वार्डों में गंदगी ना रहेगा। तो उसमें एक चालक भी रहेगा, रिक्शा भी रहेगा, कूड़ा का ठेलिया, क्या बोलते हैं उसको, ई रिक्शा के माध्यम से लाएगा कूड़ा और इस कूड़े स्थान में ला करके अलग अलग उसकी छांट करके रखेंगे और बर्निंग कंपोस्ट बनाकर किसान को दिया जाएगा। वो ग्राम पंचायत उसके द्वारा SHG को दिया गया है, अलग अलग बांट दिया गया है और उसमें कोई कमी नहीं आने पाएगी। काम करने वालों की वो पूरी करेंगे और ODF के तहत स्वच्छता अभियान के तहत इसको कार्य को परिणित कराया जाएगा, इसलिए बनाया जा रहा है। 5000 की आबादी वाले गांव में ये लक्ष्य पूरा हो रहा है। क्या जो ये रिक्शा अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि युवती ने आत्महत्या की है, नाले में कूदकर अपनी जान दे दी है।
लोगों की सूचना पर परिजन पहुंचे, जहां पर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर एक युवती ने नाले में कूदकर अपनी जान दे दी है। रिछौरा के पूरे सरजू यादव गांव का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर अमेठी में युवती ने आत्महत्या की है। नाले में कूदकर उसने अपनी जान दी है और जहां सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मामले में संज्ञान लेते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवती ने नाले में कूदकर अपनी जान ले ली है, आत्महत्या की है और ये तस्वीरें अमेठी की हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट में कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में कुख्यात बदमाश रणदीप के शूटर योगेश जबरा की प्रॉपर्टी पुलिस ने जब्त कर ली है। गैंगस्टर एक्ट मामले में ये कार्रवाई की गई है। एडीसीपी अशोक कुमार, एसीपी नॉलेज पार्क अरविंद कुमार, एसीपी दादरी सार्थक सिंगर और एसएचओ रचा और एसएचओ बीटा समेत भारी पुलिस बल एसीपी मौके पर तैनात रहे। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। भाटी गैंग जो कि IS 298 के रूप में पंजीकृत है, ये हत्या, डकैती, लूट और अपहरण जैसे कई मामलों में संलिप्त है। इसके एक सक्रिय सदस्य योगेश जावरा द्वारा, जो स्वयं भी हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसी तमाम वारदातों में संलिप्त था, थाना जारचा द्वारा इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के माध्यम से इसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हेतु आख्या पुलिस कमिश्नर महोदया गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में की गई थी, जिस पर कि पुलिस कमिश्नर महोदया गौतम बुद्ध नगर द्वारा धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी अर्जित अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच में है और इस गैंग के विरुद्ध अब तक ये की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है और इस प्रकार की कार्रवाइयां अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी वहीं मथुरा के वृंदावन में जमुना किनारे खादर में अवैध तरीके से फर्जी प्लॉटिंग के नाम से ठगी करने वाले सरगना और उसकी पत्नी को वृंदावन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वृंदावन में यमुना के खादर में एक टेंट लगाकर प्लॉटिंग के नाम पर रजिस्ट्री की बुकिंग करने का काम करते थे। आरोपी प्लांट को सस्ते रेट पर और आसान किश्तों में बेचने का काम किया करता था, लोगों से ठगी किया करते थे। वहीं खरीदने वालों के द्वारा जमीन कागजात मांगने पर उन्होंने बताया जाता है कि कागजात मालिक के नाम पर हैं, इसलिए हम नहीं दे सकते। इस मामले में वृंदावन पुलिस ने एक गिरोह के एक सरगना और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। तो मथुरा का पूरा मामला है, जहां पर प्लॉट के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आप सभी अवगत हैं कि 1 मई को थाना वृंदावन क्षेत्र के यमुना के खादर इलाका, जहां पे विख्यात वृंदावन कुंभ लगता है, उस जगह पे कुछ लोगों ने कैंप लगाकर लोगों को फर्जी रजिस्ट्रियां और बुकिंग करने का एक स्कीम लॉन्च की थी। जैसे ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, साक्ष्य संकलित किए गए और आज वारंट पर 2 अभियुक्त
इमरान और उसकी पत्नी, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों की I&S बिल्टेक नाम की एक कंपनी थी। जो इसकी पृष्ठभूमि रही है वो ये रहा है कि जिस जमीन पे वहीं हमीरपुर के राज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर लाइट के खंभे से जा टकराया। वहीं खंभे से टकराने पर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीएम पुलकित खरे ने यमुना संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। स्थानीय स्तर पर यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बिंदुओं पर चर्चा की गई। बता दें कि लंबे समय से यमुना शुद्धिकरण की मांग उठती चली आ रही है। इसी को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने यमुना को स्थानीय स्तर पर शुद्ध करने के लिए अब अभियान छेड़ दिया है और यमुना को शुद्ध करने के लिए बिंदुओं पर समाज सेवी, व्यापारी, स्थानीय लोग और पत्रकार बंधुओं से वार्ता हुई, जिसमें लिखित और मौखिक सुझाव भी दिए गए। माँ यमुना के स्वच्छता अभियान में सबसे ज़रूरी पहलू जन सहभागिता होगी और इसमें हम लोग मथुरा और वृंदावन के घाटों से प्रारंभ करेंगे। एक समिति मेरे द्वारा पूर्व में भी घाटों के जीर्णोद्धार के लिए बनाई गई है, जिससे हर घाट को हम बनारस के, काशी के घाटों के तर्ज पे सुंदर भी कर सकें और स्वच्छ भी कर सकें। साथ ही साथ जो घाटों से लगे हुए हमारे वार्ड हैं, जो हमारी कॉलोनीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं, वहाँ पर हमें एक जागरूकता की विशेष मुहिम चलानी होगी। जो हमारे श्रद्धालु घाटों पर आ रहे हैं वो आचमन करने योग्य जल प्राप्त कर सकें, ये हम लोगों को इसके लिए कर्मठ होना पड़ेगा। घाटों पे जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनकी अगर संख्या बढ़नी है तो वो कैसे बढ़ाई जाए। कुछ डस्टबिन का अतिरिक्त प्रयोग घाटों पे होना चाहिए, उसकी व्यवस्था करी जाएगी। तो घाटों से ही शुरुआत हम लोग करेंगे, जिससे घाटों को बेहतर बना सकें और तदुपरांत जो अन्य क्षेत्र भी जो माँ यमुना से लगा हुआ है उसको भी स्वच्छ करा जाए। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।